हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से मैं वेद अनुबंध का अर्थ और उसके आवश्यक तत्व या लक्षण के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में कि वेद अनुबंध क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 को समझ चुके हैं, अनुबंध के बारे में, ठहराव के बारे में समझ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, वेद अनुबंध क्या होते हैं और उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब वेद अनुबंध के आवश्यक तत्व या लक्षण। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार अनुबंध के आवश्यक तत्वों या लक्षणों का वर्णन किया गया है। यानी कि किसके अनुसार, सबसे पहले मैं वेद अनुबंध बता दूं कौन सा होता है। तो वेद अनुबंध फ्रेंड्स जो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होता है, जो कोर्ट के द्वारा वैलिड घोषित कर दिया जाता है, दोनों दायित्वों को यानी कि दोनों पक्षकारों को दायित्व सौंप दिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वेद अनुबंध कहलाते हैं। अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुबंध के आवश्यक तत्व एवं लक्षणों का वर्णन किया गया है। धारा 10 के अनुसार सभी ठहराव अनुबंध है, यानी कि सभी ठहराव अनुबंध है यदि वे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन ये दिया गया है फ्रेंड्स, सभी ठहराव तभी अनुबंध हो सकते हैं जब क्या हो सकता है, जब पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति हो, पक्षकारों के बीच में किसी तरह का कोई दबाव या प्रेशर नहीं है, तभी वो क्या हो सकता है, सभी जितने ठहराव है वो अनुबंध हो सकते हैं। जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो वैधानिक प्रतिफल या वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हैं और जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से वैध घोषित कर दिए गए हो, वही क्या कहलाएंगे, वेद अनुबंध कहलाएंगे। और जितने सभी ठहराव जितने होंगे वो अनुबंध होंगे। यानी कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति हो और अनुबंध करने की क्षमता हो, वैधानिक प्रतिफल हो, वैधानिक उद्देश्य हो और अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से उसे वैध घोषित कर दिए गए हैं। तो अनुबंध अधिनियम की धारा 10 व अन्य धाराओं तथा न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों के आधार पर निम्नलिखित को एक अनुबंध का आवश्यक तत्व माना गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वैसे तत्व हैं। तो पहला तत्व यानी कि लक्षण क्या आता है कि कम से कम दो पक्षकार के होने आवश्यक है। कभी भी कोई अनुबंध किया जाता है तो अकेले किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई अनुबंध नहीं होता है फ्रेंड्स, कम से कम दो व्यक्ति का होना यानी दो पक्षकार का होना अति आवश्यक होता है। एक वेद अनुबंध का पहला आवश्यक तत्व यह है कि इसमें दो या दो से अधिक पक्षकार होने चाहिए। इन दोनों पक्षकारों में से एक प्रस्तावक और दूसरा क्या होना चाहिए, वचनकर्ता तथा दूसरा प्रस्ताव ग्रहीता। यानी कि प्रस्तावक या वचनदाता दोनों एक ही होता है, यानी प्रस्ताव को रखने वाला जो वचन दे रहा है वो एक पहला पक्षकार हुआ और दूसरा प्रस्ताव ग्रहीता यानी वचन ग्रहीता, यानी जो कि उस वचन को मान रहा है। यानी एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्ताव रखा कि क्या तुम मेरे साथ मिलकर बिजनेस करोगे, तो दूसरा व्यक्ति की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ या तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ, दोनों का आपसी सहमति हुआ तो प्रस्तावक जो होता है प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव ग्रहीता जो उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, वो प्रस्ताव ग्रहीता द्वारा स्वीकृति देने पर एक अनुबंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कम से कम दो पक्षकारों का होना अति आवश्यक होता है। अब आगे आता है क्या, प्रस्ताव एवं स्वीकृति अर्थात ठहराव। एक वेद अनुबंध के लिए पक्षकारों के मध्य ठहराव होना आवश्यक है। ठहराव का निर्माण प्रस्ताव की स्वीकृति देने से है, अतः ठहराव करने के लिए प्रस्ताव
तथा उसकी विधिवत स्वीकृति होना आवश्यक है। यानी कि नियमानुसार जो ठहराव किया गया है या फिर प्रस्ताव रखा गया है, तो नियम के अनुसार प्रस्ताव रखा जाए और स्वीकृति की जाए तो ये एक वैध अनुबंध हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा रखने वाला, यानी कि वैधानिक संबंध रखने की इच्छा जो रखता है वो एक वैध अनुबंध के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। वैधानिक संबंधों के अभाव में पक्षकारों के मध्य अधिकार और दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं। श्रीमती बालफोर बनाम बालफोर 1919 इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यदि पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है तो वो ठहराव एक वैध अनुबंध नहीं होगा। सामान्यतया सामाजिक, घरेलू, पारिवारिक, राजनीतिक ठहरावों में पक्षकारों की इच्छा वैधानिक संबंध स्थापित करने की नहीं होती है। घूमने जाना, खाना खाने, सिनेमा जाने का ठहराव इत्यादि व्यापारिक अनुबंधों में सामान्यतया यह माना जाता है कि ये अनुबंध वैधानिक संबंध स्थापित करने का इच्छा से नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, अनुबंध करने की क्षमता, यानी कि अनुबंध करने की एक क्षमता होता है। एक अनुबंध के वैध होने के लिए आवश्यक है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात पक्षकार सक्षम होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति अनुबंध कर रहा है उसमें ये क्षमता होना चाहिए कि जो मुझे दायित्व मिलेगा उससे मैं निभा सकूं, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, स्वतंत्र सहमति। एक वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति का होना भी आवश्यक है। यह अनुबंध अधिनियम की धारा 13 सहमति को तथा धारा 14 स्वतंत्र सहमति को परिभाषित करती है। और धारा 13 के अनुसार जब ठहराव के दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत हो तो पक्षकारों के मध्य सहमति मानी जाती है। सहमति के पक्षकारों की मध्यस्थता भी कहा जाता है। धारा 14 के अनुसार पक्षकारों की सहमति को स्वतंत्र तभी माना जाता है यदि यह उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वैधानिक प्रतिफल एवं वैधानिक उद्देश्य। ये एक वैध ठहराव के लिए वैधानिक प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल का अर्थ होता है कुछ के बदले में कुछ, यानी कि इसी प्रकार अनुबंध के वैध होने के लिए उसका उद्देश्य वैधानिक होना आवश्यक है। अनुबंध अधिनियम की धारा 23 में उन परिस्थितियों का वर्णन है जिसमें प्रतिफल एवं उद्देश्य को अवैधानिक माना जाता है। निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी जो होता है, अनुबंध अधिनियम की धारा 29 के अनुसार ठहराव का अर्थ निश्चित होना चाहिए, निश्चित करने योग्य होना चाहिए। ठहराव का अर्थ अनिश्चित होने पर ठहराव व्यर्थ बन जाता है। नेक्स्ट आता है निष्पादन की संभावना। एक वैध अनुबंध के लिए यह आवश्यक है कि ठहराव ऐसे कार्य के लिए होना चाहिए जिसका निष्पादन संभव है। धारा 56 के अनुसार एक असंभव कार्य के लिए किया गया ठहराव व्यर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना हो। भारतीय अनुबंध अधिनियम में कुछ ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया जाता है, अतः अनुबंध के वैध होने के लिए आवश्यक है कि ठहराव उन ठहरावों में से नहीं होना चाहिए जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। बिना प्रतिफल के ठहराव, अवैधानिक प्रतिफल के ठहराव, विवाह एवं व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, बाजी के ठहराव आदि को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। वैधानिक ठहराव औपचारिकता का पालन करना, यानी कि फॉर्मेलिटी, जो फॉर्मल तरीके से वैधानिक लीगल तरीके से जो नियम कानून लागू किए जाते हैं। अनुबंध लिखित होना चाहिए, साक्षी द्वारा प्रमाणित अथवा रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि किसी संबंधित अधिनियम द्वारा ऐसा करना अनिवार्य कर दिया गया है लेकिन राज्यनियम के द्वारा ऐसी कोई अनिवार्यता लागू नहीं की गई है तो वहाँ अनुबंध लिखित, मौखिक, गर्भित किसी भी रूप में हो सकता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।